Welcome back in your science class. In our previous videos, we have studied laws of chemical combination. Combination हमने पढ़ा था कि किस तरीके से केमिकली कंबाइंड होते हैं एलिमेंट्स या एटम्स. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एटम्स होते क्या है. व्हाट एग्जैक्टली आर एटम्स. Atoms are the smallest tiny particles of matter which can't be divided further is called atom. Atom सबसे छोटा particles होता है जिससे मैटर बनता है और वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. ऐसा डाल्टन ने एटम के बारे में कहा था कि एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स होता है जिसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते. वो लास्ट स्टेज होती है पार्टिकल्स में जो डिवाइड होता है और उसी को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. क्या कहते हैं, एटम. दैट इज एन एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ठीक है, कि जब सबसे छोटा पार्ट है जिससे कि पूरी बिल्डिंग बनी है, पूरा मैटर बना है, पूरा सब्सटेंस बना है, वो किससे बना है, एटम से मिलकर बना है. ठीक है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एक सब्सटेंस फॉर्म करता है, एक कंपाउंड बनाता है. ठीक है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इस लाइन का मतलब समझेंगे. क्या कह रहा है, इट मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब जो एटम होता है वो या तो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली या नहीं भी करता है. मतलब दोनों केसेस है, करता भी है नहीं भी करता है. कैसे देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन, ये दो एटम हैं जो कि अपनी सिंगल स्टेट में सिंगल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. हीलियम में एग्जिस्ट करता है He में, और नियॉन क्योंकि ये क्या है, नोबल गैसेस है. इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ होती है. ठीक है, और ये स्टेबल होते हैं. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास में. अब थोड़ा सा अभी पढ़ा देती हूँ कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2. ठीक है, नियॉन का क्या होता है, नियॉन का होता है 10. ठीक है, और दोनों ही क्या होती है, स्टेबल होती है. हीलियम भी स्टेबल होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, और दोनों ही नोबल गैसेस होती हैं. ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है हीलियम की और नियॉन की, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1. ये नोबल गैस को फॉलो करता है, नहीं करता. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, नहीं करता. क्योंकि अगर हम कहीं भी हाइड्रोजन की बात करें तो हमेशा H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में. इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो उसके अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है उसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन में. कि वो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H की फॉर्म में नहीं होता. इसका मतलब ये है कि इट मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब H सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. समझ में आ गया. मे क्यों और मे नॉट क्यों. मे इसीलिए क्योंकि ये सिंगल में भी एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और मे नॉट क्योंकि हाइड्रोजन अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में करता है. ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई. अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें बताया कि एटम्स को किस तरीके से लर्न किया जाए, एटम्स के सिंबल्स को या एलिमेंट्स के सिंबल्स को किस तरीके से लर्न किया जाए. तो उन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने सिंबल्स दिए कि ऐसे लर्न कर लो, ऐसे लर्न कर लो. लेकिन ये सारे सिंबल्स डिफिकल्ट टू लर्न थे. ठीक है, लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी हुई. तो जो डाल्टन थे उसने भी अपने सिंबल्स दिए. उसने क्या दिए कि हाइड्रोजन के लिए सर्कल, डॉटेड विद सर्कल, कार्बन के लिए शेडेड सर्कल ले लो, ऑक्सीजन के लिए सिंगल सर्कल ले लो, सल्फर के लिए एक सर्कल प्लस साइन ले लो. ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स किसने दिए थे, डाल्टन ने. लेकिन IUPAC ने ये थ्योरी भी फेल कर दी डाल्टन की. IUPAC ने भी इसको फेल कर दिया. IUPAC ने अपने सिंबल्स दिए. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं IUPAC क्या है. तो IUPAC ने अपने सिंबल्स दिए अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स नेम. ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है,
कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके नाम से उसका सिंबल बनाया जाएगा, उसके नाम से ही उसका सिंबल होगा। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, ऑक्सीजन क्या क्या है, O। तो यही सिंबल्स एक्सेप्टेड हैं आज के टाइम में, जिनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो फेल नहीं हुए हैं, जो अभी तक चलते आ रहे हैं। तो ये किसने दिए थे, ये दिए थे IUPAC ने, और इसी को हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था सब कुछ एटम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। Hello students, in our previous video we have studied about atoms. Okay, now we will learn size of atom. अब हम देखेंगे कि एटम का साइज क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो मैटर होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है एटम से। छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है, एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो क्या एटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई वुडन टेबल है, तो क्या आप उसके एटम्स को पहचान सकते हो कि इसका एटम कहाँ पर है, कितना बड़ा है। नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट सीन बाय अवर नेकेड आईज, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते। इवन एक माइक्रोस्कोप से भी हम उसको अच्छे से मैग्नीफाई नहीं कर सकते हैं। तो एटम का साइज कितना होता है, बहुत छोटा होता है। पढ़ते हैं, साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। कि एटम का जो साइज होता है, जिसको डिपिक्ट किया जाता है कि एटम का साइज कितना है, उसको डिपिक्ट किया जाता है उसके रेडियस से। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक एटम का साइज ये है, ठीक है, जैसे कि सर्कल। एक एटम मैंने ये बना दिया, बट इससे भी काफी छोटा होता है। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक एटम है, तो इस एटम का साइज कैसे पता करेंगे, तो इसका जो साइज पता करेंगे वो इसके रेडियस से पता करेंगे, ठीक है। और एटम के साइज को रेडियस से इंडिकेट करते हैं, निकालते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। कि साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, कि इसका एटॉमिक रेडियस कितना है। नाउ साइज ऑफ एन एटम इज 1 नैनोमीटर। कितना होता है, एक लगभग 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना छोटा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मास लेंगे हम किसी भी एटम का, तो एक एटम का मास होता है लगभग 1.67। ये हाइड्रोजन का मास मैंने लिख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कितना होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब सोच सकते हो आप कितना छोटा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका वेट कितना है, 40 kg, ठीक है। आप इतने अच्छे खासे लंबे चौड़े 40 kg के हो, तो उसके साथ कंपेयर करो कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कितना छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास ऑफ एन एटम लगभग इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इसको डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है एटॉमिक मास की, उसको एक्सप्रेस करते हैं AMU से, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और इन सिंपली U, यूनिफाइड मास, ठीक है। अब AMU ना लिखकर U लिखते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट और U। तो ये जो वैल्यूज निकाली, ठीक है, ये जो एटॉमिक मास निकाला, उसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा जो वेट होता है वो हम अपनी वेइंग मशीन से इजीली वे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा एटम दे दिया जाए, तो क्या आप उसको वेइंग मशीन में मेजर कर पाओगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा या बताएगा ही नहीं मैं वैल्यू ठीक ठाक। तो उसके लिए क्या होता है, और एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी वेइंग मशीन में, या हमारे जो लैब्स होते हैं, लैब में भी उसके लिए कोई मशीन वैसी नहीं होती कि उसको उस यूनिट में मेजर किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया। एटॉमिक मास को रिमूव करके क्या कहा गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि किसी भी एटम का अगर हमें मास निकालना होगा तो हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमें इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एटॉमिक मास निकाला गया और उसको क्या कहा गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। और वो किसके रिलेशन में निकाला गया, वो निकाला गया 1/12 ऑफ
मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी बुक में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम निकालते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, सबको पता है 16। ठीक है, 16 AMU। ठीक है, अपॉन में 1/12 इंटू 12। अब 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया 16 AMU, जो कि इसकी यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं यहाँ पर 16 ग्राम तो नहीं लिख सकती, क्योंकि हमें पता है कि 16 ग्राम तो क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, और उतनी वैल्यू हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में निकाला गया रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि AMU से डिनोट करते हैं, और U भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये था पूरा एटॉमिक मास के रिलेशन में सारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास आप निकालेंगे तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे, AMU। ठीक है, ग्राम्स में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, AMU, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब वन एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एन एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कि किसी भी एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करेंगे मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एटम, और कार्बन का मास कितना होता है 12 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।